डियर इलेक्ट्रिकल लवर्स, सर्किट थ्योरी के सीरीज 2 में आप सबका स्वागत है। और इस सीरीज़ में हम पढ़ेंगे एसी सर्किट्स की एनालिसिस के बारे में। और एसी एनालिसिस करने के लिए हमें डील करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एक रिव्यू देखेंगे यहाँ पे। अगला जो चैप्टर होगा फेज़र रिप्रेजेंटेशन, जिसमें वोल्टेज, करंट, सिग्नल्स के फेज़र डायग्राम्स, उनके बीच में फेज़ एंगल को समझने की कोशिश करेंगे। आइडियल पैसिव एलिमेंट्स, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, इनके साथ सर्किट में किस तरह से फेज़ एंगल बनता है, कैसे फेज़ लीड फेज़ लैग होता है, वो सब देखने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इंडक्टर्स भी एक टॉपिक होगा हमारा। उसके बाद जब हम पढ़ चुके होंगे रिएक्टिव एलिमेंट्स लाइक कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, तो हमारा एक्टिव, रिएक्टिव, अपरेंट पावर, देन पावर फैक्टर, ये सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। एसी सिग्नल्स में एवरेज, आरएमएस, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर क्या होता है देखेंगे। जब एसी सर्किट्स में कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस कनेक्ट होता है तो रेजोनेंस नाम का एक फेनोमेनन होता है, जिसमें सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस डील करेंगे एंड हेंस क्वालिटी फैक्टर पढ़ेंगे। बट आज के इस क्लास में हम डील करेंगे एसी एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी एसी सर्किट्स को एनालाइज करने के लिए जिस मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, उसे समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो हम ये सारी चीज़ें मैथ्स में पढ़े होते हैं, बट यहाँ पे एक बार रिव्यू देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वाई कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन इलेक्ट्रिकल्स, कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों है, उसको मैं कुछ वर्ड्स में यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। इन ऑर्डर टू एनालाइज AC circuits, in order to analyze AC circuits, it is necessary to express two dimensions, दो डायमेंशंस को हमें एक्सप्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है जब भी हम एसी को डील कर रहे होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट वाले सिग्नल्स को डील कर रहे होते हैं, तो दो डायमेंशंस की ज़रूरत पड़ेगी। विज जो क्या क्या होने वाले हैं देखिएगा, मैग्नीट्यूड एंड फेज शिफ्ट एंगल। मैं इसको एम्फेसिस करना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ, इसलिए नंबरिंग दे देता हूँ। मैग्नीट्यूड, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा फेज शिफ्ट होने वाला है। करंट फेज शिफ्ट क्या है, फेज एंगल क्या है, विल अंडरस्टैंड दैट, बट फिलहाल आप नोट कर लीजिए मैग्नीट्यूड एंड फेज शिफ्ट एंगल, जिसको शॉर्ट में हम फेज एंगल भी कह सकते हैं। फेज शिफ्ट एंगल और फेज एंगल, जनरली मैग्नीट्यूड को आर से, जब हम मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आर से डिनोट करेंगे। मैग्नीट्यूड को वाई वी आर चूजिंग द लेटर आर, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। मैग्नीट्यूड का एम क्यों नहीं, आर क्यों ले रहे हैं हम, तो आर से इसको डिनोट करेंगे और इसको जनरली थीटा से डिनोट किया जाएगा मैथमेटिकली, हम इसको जब भी यूज करेंगे इन टर्म्स को। तो आर और थीटा, दो डायमेंशंस का प्ले होने वाला है यहाँ पे, आर एंड थीटा। तो अब ये आर और थीटा को हम जो प्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंटेशन जो किया जाता है, उसको जो मैथ्स डील करता है, उसी मैथ्स के उस ब्रांच को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का ब्रांच कहते हैं। तो इसलिए बस सिंपल वर्ड्स में लिख देता हूँ, टू accomplish दिस मतलब ये जो मैग्नीट्यूड और फेज शिफ्ट एंगल को रिप्रेजेंट करने वाला जो पर्पज़ हमारा सर्व होने वाला है, वो एकम्प्लिश होने वाला है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा होने वाला है। टू accomplish दिस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर यूज्ड, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर यूज्ड। तो सारी यहाँ पे निटी ग्रिटीज समझने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में एक यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ले लिया जाए। अब हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल यहाँ पे सारा बात होने वाला है, तो आप समझिएगा, बहुत सिंपल है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले तो इसको एक जेड से डिनोट किया जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर जेड। तो अब ये जो z है, दिस z, इसमें मैंने क्या बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डील करने का मेन पर्पज़ क्या है, मैग्नीट्यूड और फेज शिफ्ट एंगल के साथ डील करना, मैग्नीट्यूड और फेज शिफ्ट एंगल के साथ डील करना। तो ऑब्वियसली आर और थीटा, आर, इसमें आर एक पार्ट होगा और दूसरा एक एंगल वाला पार्ट होगा। इस तरह से इसको सिंपली रिप्रेजेंट किया जाता है। जो जेड जो भी पैरामीटर होने वाला है,
उसमें दो पार्ट्स होंगे, उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, उसका कुछ एंगल होगा, तो विल सिंपली राइट एज आर एंगल सिंबल, उसके बाद थीटा, जो भी वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड की वहाँ पे लिख देंगे आर की जगह पे, जो भी वैल्यू होगी एंगल की, फेज शिफ्ट एंगल की, थीटा की जगह पे लिख देंगे, एज सिंपल एज दैट। अब इसको थोड़ा सा और मैथ समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा इसका ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ यू प्लॉट ए ग्राफ ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को ग्राफिकली अगर समझो तो दिस इज अवर हॉरिजॉन्टल एक्सिस नॉर्मली एक्स होता है, वर्टिकल एक्सिस हमारा नॉर्मली वाई होता है। तो सिंपली हम इसको मार्क कर लेंगे कोऑर्डिनेट्स के रूप में। अब देखिए जेड एक पॉइंट होगा जिसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू आर होगी और उसका एंगल थीटा होगा। कैसे यहाँ पे दिखाएंगे? जेड इज ए पॉइंट, जेड इज ए वैल्यू इन द कॉम्प्लेक्स प्लान। तो यहाँ पे एक सपोज रैंडमली कहीं भी ले सकता हूँ, बट यहाँ पे मेरी मर्जी है, लेट अस टेक दिस पॉइंट एंड इस पॉइंट की वैल्यू जेड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आर और थीटा के टर्म्स में इसका क्या मतलब है? देखिए ये पॉइंट जेड है, तो इसको ऐसे भी आप विजुलाइज करो कि यू इमेजिन दिस सेंटर, जो इसका ओरिजिन जो है उसको एक सर्किल का सेंटर मानो, और ये सोचो, इमेजिन करो कि दिस जेड पॉइंट इज एग्जिस्टिंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज दिस ओरिजिन ऑफ द ग्राफ, ओरिजिन जो है ग्राफ का, ठीक है। जस्ट इमेजिन दिस, ठीक है, ये आप ओरिजिन को, ठीक है, सेंटर मानो, और इस पॉइंट को, जो जेड पॉइंट मैंने अभी बताया, उसको मानो कि सर्किल बना हुआ है यहाँ पे एक, और उस सर्किल के सर्कमफेरेंस पे, परिधि पे एग्जिस्ट करता है। तो कहीं ना कहीं दोनों पॉइंट्स का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, जो आप डायरेक्ट डिस्टेंस होगा, जो मैच मिलाओगे इस लाइन पॉइंट्स को, तो एक लाइन बनेगी जिसको रेडियस कह सकते हो आप, है ना, जो उस सर्किल का रेडियस होगा। नाउ जस्ट इमेजिन, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ इट, जस्ट इमेजिन करिए कि यहाँ पे एक ऐसे करके एक सर्किल बना हुआ है, एक सर्किल ऐसे करके बना हुआ है, और उस सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट है जेड है, और रेडियस पे, सॉरी, इसके सेंटर पे जो ओरिजिन है वो सेंटर पे है। तो दिस जेड इज रेडियली एग्जिस्टिंग, रेडियली कुछ डिस्टेंस पे है, जिसका डिस्टेंस आर होगा, और इसी की वैल्यू क्या होने वाली है, सिंपली आर होने वाली है। इसकी वैल्यू जो है आर है, इस रेडियस की वैल्यू, इसकी इस लेंथ की वैल्यू, यानी ओरिजिन से डायरेक्टली कितने डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करता है पॉइंट, वही आर है। और हम इसको रेफरेंस लाइन मानेंगे, 0 डिग्री लाइन मानेंगे, और इस तरह से चलेंगे तो ये 90 डिग्री लाइन होगा, है ना। तो बीच में ये कुछ एंगल बना रहा होगा, ये थीटा है। सो सिंपली व्हाट डज दिस मीन, रिप्रेजेंटेशन आर और थीटा का मतलब ये है। इसको सिंपली कह सकता था मैं कि यहाँ से जेड डिस्टेंस, जेड पॉइंट जो है आर डिस्टेंस पे, और एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एंगल मापोगे आप, थीटा डिग्री पे एग्जिस्ट करता है। तो ये सिंपली जेड है, ठीक है, ये जेड है। अब देखिए इसके दूसरे तरीक़ों से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए सिंपली एक मैंने ब्लू लाइन यहाँ पे जैसे ही डॉटेड लाइन एक ड्रॉप किया यहाँ पे, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल एग्जिस्ट कर गया है, जिसका जो बेस होगा ओबियसली एक्स होगा, एक्स की जो कुछ वैल्यू होगी, और जो इसका जो परपेंडिकुलर है इस राइट एंगल ट्राइंगल का, वो वाई होगा, है ना। देखिए यहाँ से यहाँ पे ये वाई एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है ना। तो अगर हम यहाँ पे सिंपली वेक्टर रेजोल्यूशन भी कह सकते हैं, और सिंपली पाइथागोरस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई मीन राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सिंपली सोचो, तो आर जो है वाई और एक्स के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक चीज़ कि इसमें कोस थीटा अप्लाई करोगे अगर आप, तो कोस थीटा अप्लाई करने का मतलब होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस, यानी आधार बटा कर्ण, तो एक्स डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा, है ना। उसी तरह से अगर साइन थीटा यहाँ पे अप्लाई करोगे तो क्या होगा, सिंपली दिस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई दिस हाइपोटेन्यूस, यानी y डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा, y डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ से रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, r कोस थीटा, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, r साइन थीटा। ये सिंपल है, आई होप दिस थिंग्स यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इसको मैं डायरेक्टली जा सकता था। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया, एक सिंपल सी बात कंक्लूड की है हमने यहाँ पे, कि ये जो यहाँ से x और y के टर्म्स में अगर हम ले, तो r कोस थीटा जो है वो x बन जाता है, और r साइन थीटा y बन जाता है, राइट। इसको मार्क कर लेते हैं 1 और 2। देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू फाइनली कंक्लूड, विल अंडरस्टैंड दैट, बट दिस मैथमेटिक्स को देखिए, वो सिंपल मैथ्स है, ठीक है। यहाँ से अगर आप सिंपली स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ऐड कर दो, तो इधर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं, बेटर रहेगा, ठीक है। सो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे एंड ऐड कर दे, सिंपली इफ़ यू स्क्वायर बोथ साइड, तो इधर हो जाएगा आर
कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सिंपली होगा। अब यहाँ से आर स्क्वायर अगर कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक बार आपके लिए लिख देता हूँ ये बात, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आई होप यू आर गुड एट मैथ्स, गुड एट टेक्नोमेट्री। तो इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, 1 होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूरी 1 होती है ना, इसकी वैल्यू 1। तो क्या हो जाएगा फाइनली, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से इसको आप मार्क कर लेते हैं, है ना, विल मार्क इट कि आर की वैल्यू और एक्स वाई के टर्म्स में ये आ गई, एक्स वाई के टर्म्स में ये आ गई। ठीक है, अब देखिए इसको अगर डिवाइड करो 2 डिवाइडेड बाई 1 कर देते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 1 अगर करो तो इधर में y डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा, इधर r साइन थीटा डिवाइडेड बाई r कोस थीटा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इफ़ यू डिवाइड 2 बाई 1 देन विल गेट r साइन थीटा डिवाइडेड बाई r कोस थीटा इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई x। यहाँ पे क्या r कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, tan थीटा बन जाएगा, राइट, tan थीटा बन जाएगा सिंपली, थोड़ा सा दूर लिख दिया मैंने। सो इट विल बिकम सिंपली tan थीटा, राइट, इट विल बिकम tan थीटा विल बिकम y बाई एक्स। यहाँ से भी आप सिंपली कर सकते थे, यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, है ना, होता है tan थीटा, तो y बाई एक्स हो जाएगा सिंपली, यू कैन विजुलाइज दैट। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आई है, द वैल्यू ऑफ थीटा अगर आप यहाँ से निकालो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के हिसाब से, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स आएगा और डिवाइडेड y बाई एक्स तो आएगा ही। तो ये भी आपने थीटा की वैल्यू भी देख लिया यहाँ से। तो थीटा एक्स वाई के टर्म्स में और आर एक्स वाई के टर्म्स में, ये जो आर आया है ये मैग्नीट्यूड था और थीटा क्या था, फेज शिफ्ट का एंगल था। तो दोनों चीज़ें एक्स वाई के टर्म्स में आ गई। ठीक है, अब देखिएगा, ऑल्दो आई विल कंक्लूड फाइनली ऑल दिस थिंग्स, एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ देखिए कि ऑब्वियसली ये जो एक्स लाइन है और ये जो वाई लाइन है परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, नो डाउट इन दैट। यहाँ से भी आप देख सकते हो आर एक्स जो है वो कोस थीटा के टर्म्स में है, वाई क्या है, साइन थीटा के टर्म्स में। वी नो दैट कोस थीटा एंड साइन थीटा जो होते हैं म्यूचुअली 90 डिग्री के आउट फेज शिफ्ट में होते हैं। व्हाट आई वांट टू से इज कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा होता है। आई होप यू नो दिस। ठीक है, मैथ्स में आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसका मतलब कि कोस और साइन में 90 डिग्री का फेज शिफ्टिंग होता है, फेज का डिफरेंस होता है। ठीक है, मैथमेटिकली फेज 90 डिग्री का डिफरेंस होता है, यानी हम कह सकते हैं कि y इज परपेंडिकुलर इज x, और ये ग्राफिकली भी हमें ऑलरेडी पता है बात। तो x और y के जो भी वैल्यूज होने वाले हैं, यानी इस दिशा में जो वैल्यू होगा, द वैल्यू along this direction, values along this direction and the values along this direction, उसी दोनों वैल्यू से तो ये वैल्यू आपको मिला है। कुछ वैल्यू इधर गए होंगे, फिर कुछ वैल्यूज इधर गए होंगे, ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के 90 डिग्रीज में है। यानी कि व्हाट आई वांट टू से इज कि x परपेंडिकुलर टू y है, यानी z को x और y के टर्म्स में अगर लिखना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू राइट z इन टर्म्स ऑफ x एंड y, देखो एक तो z हमने लिखा इस तरीके से सिंपली, यहाँ पे देखिए एक तो तरीका ये था, z इक्वल टू आर थीटा, आर एंगल थीटा, z इज इक्वल टू आर एंगल थीटा। बट इफ़ यू वांट टू राइट z इन टर्म्स ऑफ, इसको तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे कि एक तरीका तो ये हो सकता है एक्स वाई के टर्म्स में लिखने का कि z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट एंगल tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई x। कैसे लिखा मैंने, r की वैल्यू है ये, यू नो दिस, r की वैल्यू हमने निकाला था यहाँ पे, r की वैल्यू, और ये थीटा की वैल्यू है। बट एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये तो मैग्नीट्यूड और एंगल के टर्म्स में, एक और तरीका हो सकता है लिखने का z को x और y के टर्म्स में। x की कुछ वैल्यू लिखेंगे और y की कुछ वैल्यू लिखेंगे, बट हमें ये इंश्योर रखना है कि दोनों के ये रिप्रेजेंटेशन में हम मैनेज करेंगे इस बात को कि 90 डिग्री का फेज शिफ्टिंग दिखाएं, यानी 90 डिग्री का एंगल इनके बीच दिखाएं। आपको वेक्टर्स अगर पढ़े हो, इफ़ यू आर गुड एट मैथ्स, आई होप यू आर गुड एट मैथ्स, तो आपने देखा होगा a i प्लस बी जे प्लस सी के, इस तरह से दिखाया जाता है वेक्टर्स। इससे क्या पता चलता है कि a वैल्यूज किसी डायरेक्शन में होगी तो b उसके 90 डिग्री इधर होगी, तो c उसके अलग 90 डिग्री में होगी, इसलिए i j के इस तरह से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ भी तो मेरे x, y जो है अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल में जा रहे हैं।
तो x जो है वो 0 डिग्री लाइन पे है, x इज एट 0 डिग्री लाइन, तो x को हम सिंपली x लिख देंगे, बट y हमारे 90 डिग्री लाइन पे है, इसीलिए y के लिए हम एक सिंबल यूज करेंगे एंड दैट सिंबल इज j। आई मस्ट टेल यू कि ये जो j सिंबल मैं अभी यूज करने वाला हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग टू यूज अ सिंबल दैट इज j दैट रिप्रेजेंट्स 90 डिग्री फेज एंगल। 90 डिग्री फेज एंगल रिप्रेजेंट करता है, 90 डिग्री के फेज एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और इसलिए मैं इसका लिखने वाला हूँ एक्स वाई के टर्म्स में, एक्स वाई के फॉर्म में जेड को लिखूंगा, तो एक्स को एज इट इज लिख दूंगा, प्लस लिखूंगा, वाई लिखूंगा, बट ये 90 डिग्री मुझे दिखाना है तो इसके आगे एक जे लगा दूंगा। मैथ्स में जे की जगह आई का यूज किया जाता है, बट इलेक्ट्रिकल्स में आई का यूज नहीं किया जाता क्योंकि आई इज यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग करेंट्स, ठीक है। तो ये मैंने एक रिप्रेजेंटेशन अभी बनाया, आई हैव मेड दिस अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ, जिसमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, इस तरीके से रिलेटेड हो जाती है। तो फाइनली व्हाट वी आर कंक्लूडिंग, अभी हम कंक्लूड करने वाले हैं कि अभी आपने जो देखा आर फेज एंगल जेड, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रेजेंटेशन है जेड, जो कि कहीं ना कहीं इसको कहते हैं पोलर फॉर्म, इसको पोलर फॉर्म कहते हैं क्योंकि ये सर्कुलर तरीके से हमने देखा था इसको, यहाँ पे रेडियल डिस्टेंस में ये आर था और ये एंगल थीटा था, इसलिए इसको पोलर फॉर्म कहते हैं। अभी हमने जेड का एक और रिप्रेजेंटेशन देखा जिसमें एक्स और वाई के टर्म्स में हमने देखा, प्लस यहाँ पे जे लगाया। चूंकि एक्स और वाई को अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, तो एक रेक्टेंगल की तरह प्रेजेंट हो रहा है ना, रेक्टेंगल की तरह प्रेजेंट हो रहा है। सी दिस हेयर, ये ग्राफ में अगर देखो तो इधर में जाओगे एक्स, फिर इधर जाओगे वाई, तो इसी तरह से इधर भी वाई और इसी तरह से इधर भी एक्स है, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिख रहा है, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म, राइट, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कहा जाता है। और ये जो पोलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म में इस तरह के नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो दो वैल्यू कैरी करता है, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा इसका फेज शिफ्ट एंगल, दो तरह के डायमेंशंस को फॉलो करता है। ये भी वो चीज़ दिखा रहा है, ये भी वो चीज़ दिखा रहा है। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट कर दोगे अगर आप, तो ये आपका मैग्नीट्यूड दे देगा, और अगर आप tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई एक्स कर दो तो ये आपको फेज शिफ्ट का एंगल दे देगा, जिसको शॉर्ट में फेज एंगल भी मैं लिख सकता हूँ। ये आप देख सकते हो, रिलेशन यही है, इसी को हमने आर कहा, इसी को हमने थीटा कहा। सो पोलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म, और दोनों में रिलेशन हमने देख लिया। अपार्ट फ्रॉम ऑल्दो इलेक्ट्रिकल्स में यही दोनों फॉर्म्स का ब्रॉडली यूज होने वाला है, बट फॉर जस्ट फॉर योर नॉलेज एक और तरीका होता है मैग्नीट्यूड्स एंड एंगल को रिप्रेजेंट करने का, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वो भी देख लेते हैं, इट्स वेरी इजी ऑल्सो। जेड इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, एक्स प्लस जे वाई, यहीं से डिराइव करूंगा मैं। अब x की वैल्यू क्या लिखी थी मैंने, आर कोस थीटा, जे कॉपी कर दिया मैंने। y की वैल्यू क्या लिखी थी, आर साइन थीटा। यहाँ से r कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा। एक आइलर्स की आइडेंटिटी है मैथ्स में, बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आइलर्स आइडेंटिटी। आइलर्स आइडेंटिटी क्या है, डी मॉर्गन्स थ्योरम वगैरह से रिलेट करते हुए निकाला गया है। कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा को डायरेक्टली लिख सकते हैं, टेलर सीरीज से ये कहीं ना कहीं कंक्लूड किया गया है, तो इसको लिख सकते हैं ई पावर जे थीटा, यानी एक्सपोनेंशियल का जो कांस्टेंट होता है ई, उसके पावर में जे थीटा लिखने का सिंपली यही मतलब होता है। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव ऑल दिस थिंग बिकॉज दिस इज नॉट अ मैथ बिजनेस। यहाँ पे हमें सिंपली इस प्रॉपर्टी को यूज कर लेना है, एंड फाइनली वी शैल गेट z इज इक्वल टू आर ई पावर जे थीटा। तो r यहाँ पे फिर से वही है, r और थीटा दिख ही रहा है। सिंपली अगर आपको लिखा हुआ है z इज इक्वल टू समथिंग सपोज 5 e टू दी पावर j, सपोज यहाँ लिखा है पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री, ये रेडियन में है, तो इसका मतलब कि योर मैग्नीट्यूड वैल्यू इज 5 एंड एंगल वैल्यू इज योर थीटा, r का जो वैल्यू है 5 है और थीटा एंगल की वैल्यू पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्रीज है। ये सिंपली मतलब है। सो वी हैव सीन हेयर 3 फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग आवर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये पोलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म, और अभी तीसरा हमने देखा ये वाला, दैट इज योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब हम कुछ ऑपरेशंस देखेंगे यहाँ पे। अगर आपको कुछ सपोज वी हैव 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो ऑपरेशंस में मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे। सपोज हमें एडिशन करना है, वी हैव टू ऐड एक z1 आपके पास सपोज एक नंबर है x1 प्लस, इसको लिख देते हैं x1 प्लस
JY1 और Z2 आपके पास एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 इज इक्वल टू X2 प्लस JY2। तो अगर आपको ऐड करना है इन दोनों को, सपोज यू हैव टू ऐड देम, एडिशन करना है, तो पहला पॉइंट है हमारा एडिशन का। तो ऐड करना अगर, तो Z1 प्लस Z2 करोगे तो सिंपली मैथमेटिकली आप इसको ऐड कर सकते हो। बट ऑब्वियसली जो सेम एंगल्स में है, यानी x1 आपस में ऐड होंगे और y1 y2, x1 x2 आपस में ऐड होंगे, y1 y2 आपस में ऐड होंगे। यू कैन नॉट ऐड x एंड y बिकॉज x और y का एंगल सेम लाइन में नहीं है। जो हमारा नंबर लाइन होता है, दिस इज नथिंग बट कॉम्प्लेक्स प्लेन का एक और मतलब आपको बता दूं यहाँ पे, आई मस्ट टेल यू वन मोर थिंग हियर, कि ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन का ये जो दिख रहा है ये वाला एक्सिस, ये रियल नंबर का एक्सिस है। तो रियल नंबर ही आपस में जुड़ेंगे और ये आपके कहीं ना कहीं 90 डिग्री फेज आउट ऑफ फेज वाले नंबर्स है, यानी ये जे एंगल्स, जे नंबर्स है। और इनको एक और नाम दिया गया इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी का मतलब ये नहीं कि दे डू नॉट एग्जिस्ट। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक नहीं है यहाँ पे। इमेजिनरी का मतलब है कि दोज नंबर्स आर नॉट एग्जिस्टिंग ऑन द रियल लाइन, रियल नंबर लाइन्स। क्योंकि हमने जब भी मैथमेटिक्स का जब एडवेंट हुआ तो सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल एक लाइन बनाया। वी कैन अंडरस्टैंड इट हेयर बेटर। जब मैथमेटिक्स का एडवेंट हुआ तो हमने एक नंबर लाइन बनाया, बीच में 0 दिया और इधर में हमारे पॉजिटिव नंबर दिखाए, इधर हमने नेगेटिव नंबर दिखाए और इस सारे नंबरों को हमने रियल नंबर कहा। तो इसलिए इस एक्सिस को रियल एक्सिस कह दिया गया। अब कोई नंबर इस पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, इस पे एग्जिस्ट नहीं करता है, वो नंबर कहीं और एग्जिस्ट करता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे नए इंजीनियरिंग और साइंस और टेक्नोलॉजी के एडवेंट के दौरान हमने देखा कि कुछ ऐसे नंबर्स है जो फेज शिफ्टेड है, फेज एंगल बना रहे हैं और 90 डिग्री फेज शिफ्टेड एंगल पे बना रहे हैं। तो हमने उनको एक 90 डिग्री लाइन बना दिया यहाँ पे। तो ऑब्वियसली इफ़ दिस इज रियल तो हमें इसका नाम रखना पड़ा इमेजिनरी। So it does not mean literally it is imaginary numbers. They are also numbers, but they do not exist on the real axis. They do not exist on the real number line. इसलिए यहाँ पे सपोज कोई नंबर है 5 और यहाँ पे कोई नंबर है 5, तो ऐसा नहीं कि 5 जोड़ सकते, बट यहाँ पे कोई नंबर 5 और यहाँ पे नंबर कोई 4 है, तो यू कैन सिंपली ऐड बिकॉज दे बोथ एग्जिस्ट ऑन सेम लाइन, सेम नंबर लाइन। बट यहाँ पे सपोज कोई नंबर है सपोज 8 और यहाँ पे एक नंबर है सपोज 7, तो हम इसको ऐसे जोड़ेंगे 8 प्लस 90 डिग्री फेज शिफ्टेड 7, ठीक है। व्हाट आई टोल्ड यू, अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे नंबर है 8 जो रियल एक्सिस पे है और यहाँ पे जो नंबर है वो 90 डिग्री दूसरे एक्सिस पे है 7। तो 8 और 7 को मुझे जोड़ना होता है, ऐसे जोड़ूंगा 8 90 डिग्री 7, इसको सिंपली लिखेंगे 8J7, ठीक है। दे कैन नॉट बी डायरेक्टली एडेड बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री अपार्ट, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज। सो इसलिए इस एक्सिस को रियल एक्सिस कहा गया, बट इस एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहा गया। इमेजिनरी एक्सिस का मतलब सिंपली है कि इट इज़ नॉट रियल, सो दिस इज इमेजिनरी। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्सेप्ट। सो इसलिए हम रियल को ऐड करेंगे, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी को ऐड करेंगे, एंड दिस इज हाउ कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी एडेड। सो यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस x2, ये रियल वाला पार्ट हो गया, और j के अंदर आ जाएगा y1 प्लस y2। तो सिंपल, दिस इज सिंपल एडिशन। अब अगर आप सब्ट्रैक्शन करना होता तो वहीं पे प्लस की जगह माइनस टर्म्स आ जाते हैं। अब आपको करना है सपोज मल्टीप्लिकेशन Z1 इंटू Z2, तो आई वुड प्रीफर द पोलर फॉर्म इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई द कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म में अगर हम चले तो कहीं ना कहीं अगर हम इस Z1 को ऐसे लेके चले कि इसका Z1 की वैल्यू अगर R1 θ1 थी और Z2 की वैल्यू R2 θ2 थी। अगर आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म्स में दिए हैं तो उसको आप कन्वर्ट कर लो इन द फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने पे आपका बेटर होगा ये। तो पोलर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हो तो मल्टीप्लिकेशन सिंपली मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगा, R1 R2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और थीटा का क्या करेंगे हम, थीटा और θ2 ऐड हो जाएगा, एंगल्स विल बी एडेड। सो अंडरस्टैंड दिस। जब आपको मल्टीप्लाई करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि पोलर फॉर्म्स में है, तो उनका सिंपली योर मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई हो रहा है और एंगल्स आपके सिंपली ऐड हो जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको Z1 डिवाइडेड बाय Z2 करना है, अगर भाग देना है तो सिंपली R1 डिवाइडेड बाय R2 कर दो, मैग्नीट्यूड्स को डिवाइड कर दो और एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऐसे किया जाएगा। उसी तरह से एक 4 नंबर पॉइंट यहीं बता देता हूँ। सपोज आपको रेसिप्रोकेट करना है, Z1 को रेसिप्रोकेट करना है,
तो 1/R1 हो जाएगा और एंगल सिंपली माइनस में आ जाएगा। तो दिस इज हाउ सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर डन। अगर आप कहीं एनकाउंटर करते हो, सपोज आपके पास ज़रूरत पड़ गया कभी आपको स्क्वायर रूट करने की, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्क्वायर रूट करना पड़ा सपोज Z1 को, तो यहाँ पे R1 को तो स्क्वायर रूट कर दो, मैग्नीट्यूड तो सिंपली स्क्वायर रूट होगा, बट एंगल क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 2 से, मतलब जो भी एंगल है उसका हाफ एंगल हो जाएगा। इसको बेटर आप समझ सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ऑल्दो विल नॉट गो इन दैट डीप ऑफ मैथमेटिक्स। सो फॉर सो गुड, यहाँ पे मैथ्स का कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी क्लियर हो गया। अब मैं आपको जल्दी से एक चीज़ छोटा सा बताना चाहूँगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का और सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस किस तरह से इन्वॉल्व हो रहा है हमारे एसी एनालिसिस में। ठीक है, देखिए एसी एनालिसिस में कैसे चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। ओम के नियम से हम बातों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं, सिंपली वी नो दैट कि वोल्टेज इन एनी सर्किट इज गिवन बाय I and multiplied with some resistance offered by the circuit। कोई रेजिस्टेंस होगा उस सर्किट का, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इन जनरल इसको लिखा जाता है V = Z × I। आप कहोगे Z कुछ नया चीज़ है, Z इज नथिंग न्यू हेयर। AC सर्किट्स में, बेसिकली AC सर्किट्स में क्या होता है कि R जो होता है वो प्योरली रेजिस्टिव पार्ट होता है, प्योरली रेजिस्टिव पार्ट होता है, रेजिस्टिव। तो हम प्योरली रेजिस्टिव पार्ट को कंसिडर करते हुए वोल्टेज और करंट को रिलेट करते थे। बट जेड क्या होता है, जेड का पहले तो बता दूं कि इसका जब वर्ड का नाम है वो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस। और रेजिस्टेंस में जो रेजिस्ट वर्ड है और इम्पीडेंस में जो इम्पीड वर्ड है, इम्पीड, दोनों का मीनिंग सेम होता है। रेजिस्ट का मतलब ही रेजिस्ट करना, रोकना। इम्पीड का मतलब ही हिंदी में अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसका अर्थ रोकना ही होता है। तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस आर सिनोनिमस, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिफरेंस बस इतना है कि जो इम्पीडेंस होता है उसमें रेजिस्टेंस तो है ही है, प्लस समथिंग कुछ और भी है। वो समथिंग क्या है, हम स्लोली इस पूरे सीरीज में जब आगे बढ़ेंगे विल बेटर क्लियर इट, वो समथिंग क्या है। ठीक है, तो इम्पीडेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस तो रखा ही अपने साथ, प्लस कुछ समथिंग कुछ होगा। वो समथिंग जो होगा वो बिकॉज ऑफ कैपेसिटेंस एंड बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस, इस तरह के रिएक्टिव एलिमेंट्स की वजह से होगा। इसलिए मैंने क्या बोला कि आर जो है वो रेजिस्टिव पार्ट है, बट ये जो समथिंग मैंने लिखा वो रिएक्टिव पार्ट कहलाएगा, रिएक्टिव पार्ट। तो विल बेटर अंडरस्टैंड हेयर दिस। यहाँ पे जेड को आप बेटर हम समझने वाले हैं। जेड जो कि इम्पिडेंस है वो क्या चीज़ है, देखिए मैं बेटर बताने वाला हूँ इस चीज़ को। इम्पिडेंस, ठीक है, ये जो इम्पिडेंस है वो बेसिकली एक रेजिस्टेंस जो होता है वो तो होता ही है इसमें, इसके अलावा रेजिस्टेंस तो होता है। इसको मैं शायद ऐसे लिखूँ तो बेटर होगा ये चीज़ लिखना, इट विल बी बेटर टू राइट लाइक दिस, कि इसमें एक तो रेजिस्टिव पार्ट है, रेजिस्टिव पार्ट है, और दूसरा रिएक्टिव पार्ट होता है इसमें। जो रिएक्टिव पार्ट की बात अभी तक हम नहीं कर रहे थे, क्योंकि एसी में रिएक्टिव पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है। रेजिस्टिव पार्ट जो होता है वो सिंपली रेजिस्टेंस की वजह से आता है, ठीक है, सिंपल रेजिस्टर की वजह से, सिंपली रेजिस्टेंस की वजह से आता है। बट रिएक्टिव जो होता है वो दो तरह के एलिमेंट्स की वजह से आता है, एक तो कैपेसिटेंस और दूसरा इंडक्टेंस, ठीक है, दो तरह की चीज़ों से आता है। तो सिंपली जो रेजिस्टेंस जो ऑफर होता है उसी को आर कहते हैं, जो ओम के नियम में ये आर का हमने यहाँ पे यूज किया, दिस आर, सिंपली आर। बट इन जनरल जब हम एसी में एक कैपेसिटेंस यूज करेंगे, एक इंडक्टेंस यूज करेंगे, तो इसकी वजह से कुछ रिएक्टेंस ऑफर होंगे जिसको एक्स से डिनोट किया जाएगा, इसको भी एक्स से डिनोट किया जाएगा, इसको भी एक्स से डिनोट किया जाएगा। विल बेटर अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट क्लासेस, फॉलोइंग क्लासेस, जिसमें रिएक्टिव, जिसको कैपेसिटेंस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे, इंडक्टर में इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे, और कैसे वो आया मैथमेटिकली और बेटर समझेंगे। बट फिलहाल यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के यूज को मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इम्पिडेंस एक्चुअली रेजिस्टेंस को तो अपने अंदर रखे हुए ही है, साथ में कुछ रिएक्टेंसेस को रखे हुए हैं। ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस है, और ये एक्स क्या है, आपका रिएक्टेंस है। रिएक्टेंस क्या है ये हम देखेंगे। रिएक्टेंस भी एक तरह का रुकावट ही है, ऑब्वियसली, दैट्स वाई दोनों मिलके, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों मिलके जो नया वर्ड बना वो है इम्पिडेंस, और इम्पिडेंस का मतलब ही रुकावट ही होता है, रुकावट। और रेजिस्टेंस का भी वही मतलब होता है, इम्पिडेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस बोथ साइमल्टेनियसली टुगेदर फॉर्म इम्पिडेंस, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं
कि ये जो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस वाला पार्ट है ये आपके 0 डिग्री फेज शिफ्ट से रिलेट करेगा, और ये 90 डिग्री फेज शिफ्ट आगे भी हो सकता है, 90 डिग्री पीछे भी हो सकता है। तो ये आपका कहीं ना कहीं रियल वाला एक्सिस, रियल नंबर की तरह रियल लाइन पे एग्जिस्ट करेगा, और ये आपके 90 डिग्री वाले एक्सिस पे एग्जिस्ट करने लगेगा, है ना, 90 डिग्री वाले लाइन पे एग्जिस्ट करने लगेगा। दिस लाइन, विच लाइन, कहाँ चला गया हमारा फिगर, ये जो 90 डिग्री वाला लाइन है ना, 90 डिग्री वाले लाइन पे एग्जिस्ट करने लगेगा। इसलिए इसको हम इन वर्ड्स सिंपली इमेजिनरी पार्ट भी कह सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट भी कह सकते हैं। तो जेड हमारा जो बना, फाइनली जो हमारा जेड बनता है वो फिर से लिख देता हूँ एक बार, रेजिस्टिव पार्ट और रिएक्टिव पार्ट, दो पार्ट से मिलके बनता है, राइट, रेजिस्टिव पार्ट एंड रिएक्टिव पार्ट। लेट मी राइट दिस। फिलहाल हम कॉम्प्लेक्स नंबर को समझना चाहते हैं। रेजिस्टिव पार्ट के वजह से जो रेजिस्टेंस ऑफर हुआ या इम्पिडेंस ऑफर हुआ, जो रुकावट ऑफर हुआ वो, प्लस रिएक्टिव एलिमेंट्स की वजह से, ठीक है, रिएक्टिव, इसको कहेंगे रिएक्टिव पार्ट। रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन से होंगे हमारे, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। कैसे रिएक्टिव है, रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, क्यों रिएक्टिव है, ये हम सब सारी चीज़ें देखेंगे। रिएक्टिव पार्ट तो जो आपका, अब बता दूं, रेजिस्टिव पार्ट सिंपली आपका रेजिस्टेंस जो कि R होता है वो, और रिएक्टिव पार्ट आपका X होता है। लेकिन दोनों मैंने क्या बताया, ये आपका 0 डिग्री फेज शिफ्ट फैक्टर करेगा, ये आपके 90 डिग्री फेज शिफ्ट को फैक्टर करेगा। कैसे 90 डिग्री फेज शिफ्ट होने वाला है इसकी वजह से, विल सी दैट, बट इसकी वजह से 90 डिग्री का फेज शिफ्टिंग होने वाला है, इसलिए यहाँ पे एक J टर्म्स आ जाएगा, एंड दिस इज हाउ इट बिकम्स फाइनली ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस तरह से ये जो Z है ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसमें रियल वाला पार्ट भी है, इसमें रियल वाला नंबर भी है, और इसमें इमेजिनरी नंबर भी है। वाई इमेजिनरी, सिंपली इमेजिनरी का मतलब बस यहाँ पे 90 डिग्री फेज शिफ्ट से मतलब है। इमेजिनरी डज नॉट मीन्स कि डज नॉट एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट, बट इट एग्जिस्ट विथ अ फेज शिफ्ट ऑफ 90 डिग्री, एंड ओवरऑल ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। सो Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, Z इज इम्पिडेंस, एंड यहीं से हमारा सारा जो स्टोरी शुरू होने वाला है, एंड उसको डिस्कस करेंगे हम। इसमें जो X है बताऊंगा आपको अगले क्लास में कि X है, ये भी 2 होगा, यानी कि कैपेसिटेंस की वजह से होगा तो XC कहेंगे, कैपेसिटिव इंडक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे, और अगर आपका इंडक्टर की वजह से है तो XL यानी कि इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे। ये भी 90 डिग्री फेज शिफ्ट करेगा, ये भी 90 डिग्री फेज शिफ्ट करेगा, लेकिन दोनों की फेज शिफ्टिंग अलग अलग होने वाली है, यानी कि एक अगर क्लॉकवाइज करता है तो एक एंटी क्लॉकवाइज करेगा, तो ऐसा कुछ होने वाला है। तो विल सी दैट इन द नेक्स्ट क्लासेस। आई होप दिस कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्सेप्ट वाज क्लियर टू यू। इसका काफ़ी यूज होने वाला है हमारे एंटायर इलेक्ट्रिकल्स में, इसलिए आप इस क्लास को बहुत इंपॉर्टेंस दें। थैंक यू।